नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस के असाइनमेंट के ऊपर, जो दिसंबर साइकिल 2024 का असाइनमेंट है और ये सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं और जो बैंकिंग एंड फाइनेंस के हैं और जो बिज़नेस मैनेजमेंट से भी हैं, उनके लिए भी ये सब्जेक्ट एक कॉमन सब्जेक्ट में से एक है। तो दोस्तों, असाइनमेंट का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले हम लोग उसके गाइडलाइन को समझ लेते हैं। तो गाइडलाइन में आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप अगर किसी भी जगह से कॉपी कर रहे हो किसी भी कंटेंट को, तो उसको डायरेक्टली आपको पेस्ट नहीं करना, उसको आपको अपने वर्ड में लिखकर कन्वर्ट करके लिखना है। दूसरा कि आपको अपना असाइनमेंट जो है वो बिल्कुल ही यूनिक बनाना है। आपको अपना असाइनमेंट को बिल्कुल ही प्राइवेट रखना है, किसी को भी शेयर नहीं करना है। जो लिमिट दिए गए हैं उसी लिमिट के ऊपर आपको लिखना है, यानी कि अगर 1000 वर्ड का लिमिट है तो आप लोग मिनिमम 900 उसके नियर बाई वर्ड्स तक लिख सकते हो, 900 वर्ड, और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो। वहीं 500 वर्ड के लिए 450 वर्ड मिनिमम और 550 वर्ड मैक्सिमम लिख सकते हो। और जो भी आप लिंक शेयर करते थे इसके पहले, वो लिंक मत शेयर कीजिए। किसी भी असाइनमेंट में लिंक शेयर ना किया कीजिए, क्योंकि लिंक से भी कई बार आपको कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। और अगर आप लोग किसी सेंटेंस को हाईलाइट कर रहे हो तो सिर्फ आप बोल्ड का यूज़ कीजिए, किसी भी हाईलाइटर का यूज़ मत कीजिए। जो मैंने अपने हेडिंग पे हाईलाइटर का यूज़ कर रखा है येलो कलर का, उसका यूज़ नहीं करना है आपको। साथ ही आपको जो फॉन्ट यूज़ करना है वो टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। फॉन्ट साइज़ 12 से लेके 14 के बीच में कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पे ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो 10 मार्क्स के लिए है और आपको 1000 वर्ड के लिए लिखना है। तो यहाँ पे ये है कि ABC लिमिटेड हैज़ इक्विटी विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹20 लाख एंड डेट विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ 15 लाख। द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोड द कैपिटल स्ट्रक्चर। एक ABC लिमिटेड कंपनी है जिसका इक्विटी विथ मार्केट वैल्यू प्राइस है 20 लाख का और डेट विथ मार्केट वैल्यू प्राइस है 15 लाख का। अब आपको जो बैलेंस शीट दिया गया है उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर दिया गया है। उस कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू आपको कॉस्ट ऑफ डेट बताया गया 9%, रिस्क फ्री रेट बताया गया 8%, मार्केट रेट बताया गया उस कंपनी का 18%। द बेटा ऑफ द कंपनी इज़ 0.15। द फर्म पेज नो टैक्स। ये फर्म कोई भी टैक्स पे नहीं करता, उसका सारे डेट, उसके सारे रिस्क फ्री रेट और मार्केट रेट आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका शुरू होता है कि व्हाट इज़ ABC लिमिटेड डेट टू इक्विटी रेशियो। आपको अब ABC लिमिटेड का डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको सीधा कैलकुलेशन पे नहीं आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आप डेट इक्विटी रेशियो के बारे में बताइए, एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बताइए, और भी जो जो चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई उनके बारे में थियोरेटिकली बताइए। उसके बाद उनको कैलकुलेट कीजिए फार्मूलाज के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डेट इक्विटी रेशियो के बारे में बताना है, उसे कैलकुलेट करके ABC लिमिटेड के लिए क्या है। फिर वही चीज़ ABC लिमिटेड्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू के ऊपर WACC आपको ABC लिमिटेड का कैलकुलेट करके बताना है और बुक वैल्यू भी उसका बताना है। और आंसर अप टू डेसिमल 2 प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद जो भी पॉइंट्स आएंगे, जो भी पॉइंट के बाद नंबर आएगा वो 2 डिजिट में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तीसरा क्वेश्चन ये है, ABC लिमिटेड इज इन ग्रोइंग स्टेज एंड सून द कंपनी विल बी अंडर 35% टैक्स ब्रैकेट। इन सच ऑफ सिनारियो द कंपनी इज थिंकिंग टू रेज द डेट अप टू 70%। अभी तक ABC लिमिटेड काफ़ी अच्छा ग्रोथ पे है, ग्रोइंग स्टेज पे है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये कंपनी अंडर 35% का टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो इस सिनारियो के अंदर कंपनी ये सोच रहा है कि 70% का टैक्स 70% का डेट रेज करें मार्केट में। तो अंडर दिस कंडीशन व्हाट विल बी द न्यू डेट टू इक्विटी रेशियो एंड द न्यू कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी व्हाट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब कंपनी 35% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और वो डेट अप टू 70% का रेज करेगा मार्केट से, तो जो नया डेट इक्विटी रेशियो होगा वो क्या होगा और कंपनी का उस टाइम पे न्यू कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। चौथा, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डेट इक्विटी रेशियो एज अबव द कंपनी एंड वाई। अब आखिरी में आपको ये बताना है कि इस जो डेट इक्विटी रेशियो चेंज हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी के अंदर और क्यों पड़ेगा, ये चीज़ भी आपको बताना है। तो दोस्तों, कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो क्वेश्चन है उसमें हर क्वेश्चन का जवाब आपको आपके बुक में नहीं मिलेगा, तो आपको कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ करना पड़ेगा।
जो आपको बुक के रेफरेंस में नहीं मिलेगा। मे भी हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के बुक में मिले, मे भी हो सकता है कुछ डेटा आपको अपने 11-12 के कॉमर्स के अकाउंटेंसी के बुक्स में मिले। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करें। आप गूगल कर सकते हो, लेकिन कहीं से भी आपको डेटा बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट करके लिख देना नहीं है, आपको उसे अपने वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए मैंने ई बुक हार्ड बुक दोनों का पेज नंबर निकाल रखा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 78 से लेके 81 पेज नंबर के अंदर 3.8 में WACC के बारे में ही पता चलेगा। बाकी हर चीज़ आपको खुद से निकालना पड़ेगा, डेट इक्विटी रेशियो भी आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं पेज नंबर 78 के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 78 नंबर पेज में। 78 नंबर पेज में आपको 3.8 में दिख रहा है वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको इसे पूरा पढ़ना है, इसे पढ़कर अपने वर्ड में बताना है और उसके बाद कैलकुलेट करके आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए उस चारों के आपके आंसर कुछ इसी तरीके से देने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल विद अ कैश आउटले ऑफ ₹80,000। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जो एक न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल लेकर आया है जिसका कैश आउटफ्लो 80,000 रुपये का होगा, लेकिन कैश इनफ्लो उनका कुछ 5 साल में कुछ अलग अलग तरीके से होगा, जहाँ पे 25,000, 28,200, 32,000, 12,000, 15,000 रुपीज़ का होगा। अब द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग फंडेड एंटायरली बाय अ बैंक लोन। अब ये जो प्रोजेक्ट में फंडिंग हुआ है ये बैंक लोन के थ्रू रेज्ड हुआ था और वहाँ से हुआ है, और जिसमें बैंक ने इंटरेस्ट लगाया उस लोन के ऊपर 9% पर एनम का। करंटली देयर इज़ नो टैक्स एप्लीकेबिलिटी टू द फर्म। अभी तक उस कंपनी के अंदर किसी भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। इवेल्युएट द प्रोजेक्ट यूजिंग NPV एंड IRR मेथड्स। अब आपको इस प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन करना है NPV और IRR मेथड के थ्रू। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट टू मिनिमम ऑफ 12% एट एज इट्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट से उनको कम से कम 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिले। विल द कंपनी टेक अप द प्रोजेक्ट। तभी जाके वो इस कंपनी का प्रोजेक्ट को हायर करेंगे, मतलब कि यूज़ करेंगे, मतलब टेकअप करेंगे। हाउ विल द सिचुएशन बी डिफरेंट इन द कंपनी इज सब्जेक्ट टू अ टैक्स ऑफ 25%। और क्या सिचुएशन बनता है कि अलग अलग अगर कंपनी का जो कंपैरिजन हुआ है उसमें जो टैक्स स्लैब आ गया 25% का, क्या डिफरेंट सिचुएशन रेडी होगा, ये चीज़ भी आपको बताना है। तो इसका पेज रेफरेंस आपको 185 से लेकर 190 के बीच में मिलेगा, जो मेथड ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR के बारे में बताता है। तो पेज नंबर 185 में हम लोग चलते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 185 के अंदर हम लोग चलते तो द NPV मेथड के बारे में बताया गया, और ठीक उसके नीचे अगर हम लोग धीरे धीरे जब जाएंगे तो IRR के भी बारे में बताया रहेगा। तो इसको हम लोग को पढ़ना है, पढ़कर अपने वर्ड में एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, क्वेश्चन नंबर A और क्वेश्चन नंबर 3B। आपको हर क्वेश्चन के लिए 500 वर्ड्स दिए जाएंगे, जिसमें आपको 450 और 550 वर्ड मैक्सिमम के अंदर लिखना है आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है 3A का। माया बॉट अ हाउस ऑफ वैल्यू 65 लाख्स। माया ने एक घर खरीदा है जिसका वैल्यू 65 लाख रुपए का है। सी गॉट अ लोन ऑफ 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द हाउस फ्रॉम बैंक। अब उसको जो लोन मिला वो लोन उसका 80% लोन उसके घर के वैल्यू का है, यानी कि 65 लाख का 80% जो अमाउंट है वो बैंक से लोन लिया गया है। द बैंक ऑफर्ड हर लोन फॉर 10 ईयर्स फॉर 8.5% इंटरेस्ट पेबल एनुअली। अब जो बैंक ने ऑफ़र किया उसको लोन के लिए 10 साल के लिए, उनको 10 साल के अंदर अंदर पैसे कंप्लीट करने, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% का होगा एनुअली। कैलकुलेट द इक्वेटेड एनुअल पेमेंट टू बी मेड बाय हर एंड ड्रॉन अप हर एनुअल पेमेंट शेड्यूल। अब आपको यहाँ पे उनका एनुअल पेमेंट बताना है कि कैलकुलेट द इक्वेटेड एनुअल पेमेंट EAP बताना है टू बी मेड बाय हर, जो उसने पेमेंट किया है वो कितना है, और ड्रॉ अप हर एनुअल पेमेंट शेड्यूल, और उनको हर साल कितने पेमेंट करने हैं, कितने रुपए का पेमेंट करना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे एक तरह से एमोर्टाइजेशन शेड्यूल के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही आंसर्स लिखने हैं,
आपको अगर लगता है कि नहीं इसमें मुझको कुछ और एक्स्ट्रा भी हमको बता देना है या फिर कुछ और भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के अलावा, तो आप अपने एंड से कुछ भी कर सकते हो, अपने एंड से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपका डिसीजन होगा। मेरा है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें को आइडेंटिफाई करता हूँ, केस स्टडीज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको आके बताता हूँ। तो बाकी आपका ऊपर का डिसीजन है कि आप यहाँ पे वीडियो से रेफरेंस ले रहे हो, उसके बाद आपका डिसीजन है कि आप किस तरीके से उसे समझा रहे हो और लिख रहे हो, कहाँ से आप आंसर्स को ले रहे हो और किस किस चीज़ों को आप इन्वॉल्व कर रहे हो उसके अंदर। तो यहाँ पे पेज नंबर 50 के अंदर हम लोग चलते हैं 2.4 में। तो पेज नंबर 50 में हम लोग आते हैं, वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल्स। अब इसको आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इसे अपने वर्ड में लिखकर इसे सॉल्व करके बताइएगा कि इसका कंक्लूजन आपको क्या मिला। अब क्वेश्चन नंबर 3B में आते हैं, जहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि विद द फॉलोइंग डेटा, आपको जो डेटा दिया हुआ है, कैलकुलेट DSO एंड DTR, यानी कि डेटर टर्नओवर रेशियो। और DSO का मतलब होता है डेज शेड्यूल डेज सेल्स ऑपरेशंस इन नंबर ऑफ टाइम्स फॉर 50 फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022, व्हाट इज़ बेटर फॉर द कंपनी, अ हायर रेशियो और लोअर रेशियो, गिव ब्रीफ रीज़न। और आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि कौन सा कंपनी के लिए बेटर है, हायर रेशियो या लोअर रेशियो, और आपने उसे ही सिलेक्ट क्यों किया, हायर रेशियो क्यों ही सिलेक्ट क्यों किया। अगर आपको लगता है हायर रेशियो सही है तो उसे क्यों सिलेक्ट किया, और आपको लगता है अगर लोअर रेशियो सही है तो आपने उसे क्यों सिलेक्ट किया। आपको इसको एक रीज़न के साथ बताना है। तो ये भी एक तरह का केस स्टडी है, लेकिन इसका भी पेज रेफरेंस आपको मैं दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा ईजी हो। तो डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग और एक्सटर्नल रिसोर्सेज में आपको बाकी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि डेटर टर्नओवर रेशियो जो है आपको एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू मिलेगा, और DSO के बारे में आपको थोड़ा डिटेल आपके बुक में मिल जाएगा। तो हम लोग 277 पेज पे चलते हैं। तो 277 पेज में यहाँ पे हमें ये बताया गया कि डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और उसका मतलब क्या होता है। तो आप इसे पढ़कर अपने वर्ड में लिखिएगा, और बाकी डेटा टर्नओवर रेशियो के बारे में आपको गूगल या फिर अपने पुराने बुक्स को फॉलो करना है, तो वहाँ से आप फॉलो करके अपने आंसर्स को आप लिख सकते हो और यहाँ पे अपना आंसर कवर कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी हेल्प मिले। और अगर आपके पास डिफरेंट और भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग हमारे email ID mayanksao8928@gmail.com पे शेयर कर सकते हो। मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा, एक रेफरेंस वीडियो। और आपको हमारे सारे कॉन्टैक्ट का लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।